गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमी, सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कल हम लोग डिस्कस किए थे 5 ईयर प्लान के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में। प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1950 और कैसे ये डेवलपमेंटल प्लान हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ वो भी हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंस के बाद। सबसे पहले 1934 में फर्स्ट टाइम इस जो सबसे पहला प्लान इंडिया के लिए बनाया गया था, एम विश्वेश्वरैया जो थे उनके द्वारा 1934 में एक बुक लिखा गया प्लान्ड इकोनॉमी टू इंडिया, जिसमें उन्होंने वो सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसमें कि कैसे इंडिया को डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, 1934। फिर सेकंड जो था वो 1938 में, जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। देखिए एक बार फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसे 1 मार्क्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो लिखा हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट जो प्लानिंग का था वो एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया 1934 में, और वो एक बुक पब्लिश की, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी टू इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी टू इंडिया याद रखिएगा। सेकंड 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्लानिंग कमेटी का, नेशनल प्लानिंग कमेटी का स्टैब्लिशमेंट किया प्लानिंग से रिलेटेड। ठीक है, 1938 में। उसके बाद 1943 में 8 लीडिंग बिजनेसमैन, 8 बिजनेसमैन जो थे वो बॉम्बे प्लान के नाम पे एक प्रपोजल रखे गवर्नमेंट के सामने कि अगर प्लानिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिया जाए तो हम इस तरह से, हमारे पास प्लान है कि हम कंट्री के मींस कमिंग 15 इयर्स में हम कंट्री के पर कैपिटा इनकम को, या फिर नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं, पर कैपिटा इनकम को डबल कर देंगे हम। उन्होंने अपना प्रपोजल रखा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट वहां पे ये देखेगी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप है, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उनका मेन मोटिव होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, उसके बाद उसी साल एम एन रॉय एक 10 इयर्स का पीपल्स प्लान रेडी किया। मतलब ये अलग अलग ईयर में कुछ ना कुछ प्लान, अलग अलग प्रपोजल, अलग अलग प्लान बनता चला गया, लेकिन कभी वो सक्सीड नहीं हो पाया ड्यू टू ब्रिटिश रूल। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट सक्सेसफुल प्लान था वो तो प्लानिंग कमीशन के स्टैब्लिशमेंट के बाद ही हुआ। जब प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद ही ये प्लान हमारा सक्सेसफुल हुआ। और प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान के नाम पे जिसको जाना जाता है, 2 तरह का प्लान बनाता है, एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान मतलब एक ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया कि मतलब एक गोल, वो ऐसा गोल कि कंट्री का स्ट्रक्चरल चेंज कैसा होगा, कि 20 इयर्स के बाद हम कंट्री में क्या चेंजिंग देखना चाहते हैं। तो उसका एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, एजुकेशन कंडीशन, फिर लोगों का लिविंग कंडीशन, सब में ग्रोथ होना चाहिए। और उस 20 इयर्स को 5 अलग अलग ईयर्स में, 5 इयर्स के छोटे छोटे बेसिस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। मतलब जो 20 इयर्स प्लान का ऑब्जेक्टिव था उसको ही अचीव करने के लिए उसको छोटा छोटा 5 साल में बांटा गया था, जो हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन किए थे। और याद है लॉन्ग टर्म प्लान जो बताए थे कि 20 इयर्स का जो प्लान सेटअप किया जाता था वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान को। 5 ईयर प्लान जो शॉर्ट टर्म प्लान जो बनता था 5 इयर्स का टाइम पीरियड का, फुल 5 ईयर प्लान, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए जो प्लान बनता है 20 इयर्स का, दैट इज नोन एज पर्सपेक्टिव प्लान। याद रखिएगा, उसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो इसमें से ये 1 मार्क्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए इसको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग उसके बाद क्या डिस्कस किए थे। उसके बाद हम लोगों ने 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कशन किया था कि 5 ईयर प्लान कंट्री में कब स्टार्ट हुआ। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और 5 ईयर प्लान जो था वो 1951, 1 अप्रैल 1951 से पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया गया, 1 अप्रैल 1951। हर 5 इयर्स का टाइम पर लेके चलता था। पहला जो 5 ईयर प्लान बना वो 1951 से 1956, फिर 1956 से 1961, फिर 1961 से 1966, हर स्टार्टिंग 1 अप्रैल एंडिंग 31 मार्च हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ड्यू टू वॉर विथ चाइना एंड पाकिस्तान, 3 ईयर का ईयरली प्लान बना। ठीक है, मतलब कॉन्टिन्यूअस प्लान बना, ईयरली प्लान बना, एक साल का, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ऐसे प्लान बना। ठीक है, फिर 69 से फिर 74, 74 से 79 जाना था, पर 78 में इसको खत्म कर दिया गया, उस समय भी वो वॉर की वजह से। फिर एक साल का फिर एनुअल प्लान बना 79 से 80, फिर 80 से 85 बना, फिर 85 से 90 बना। 90 के बाद फिर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चेंज हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, उसकी वजह से फिर से ब्रेकडाउन आया।
ठीक है, और ब्रेक डाउन आने के बाद फिर 2 साल का एनुअल प्लान बना, ठीक है, 90 टू 91, 91 टू 92, और 92 से जो कंटिन्यूअस स्टार्ट हुआ वो कंटिन्यू चलता चला गया, 92 से कंटिन्यू होता गया, जो अभी तक रुका नहीं। और लास्ट जो 5 ईयर प्लान हमारा बना वो 2012 से 2017 लास्ट 5 ईयर प्लान बना, ठीक है। और इस 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके इसके जगह पे क्या आ गया सर, इसके जगह पे आ गया, इस 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करने के बाद इसके जगह पर नीति आयोग, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस 5 ईयर प्लान का समरी जानते हैं, ठीक है, समरी ऑफ 5 ईयर प्लान। ये 5 ईयर प्लान जो बना था उसका कुछ समरी जानते हैं कि फर्स्ट प्लान किसके बेसिस पे था, सेकंड प्लान किसके बेसिस पे था, ये सब हम लोग थोड़ा जानते हैं, इसके बारे में कुछ समरी। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1950। इससे 1 मार्क्स क्वेश्चन भी राइज होगा। तो पहला चीज इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कब हुआ सर, 1951 में, 1 अप्रैल 1951 में। एंड कब हुआ, 1 अप्रैल 1956 में। पहला 5 ईयर प्लान हमारे कंट्री में स्टार्ट हुआ 1951 में, और जब हम लोगों ने सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया ना, तब पाकिस्तान ने पहला 5 ईयर प्लान बनाया था, ठीक है। यानी हम लोग का 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना 1951 से 1956, तो 1956 में पाकिस्तान का पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था। वो हम लोग अभी नहीं, लास्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और 1953 में चाइना अपना मींस तीनों का डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी एक जैसा है, तो ये लास्ट चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। तो अभी हम लोग जो क्या जा रहे हैं, इंडिया के 5 ईयर प्लान के बारे में। इंडिया का 5 ईयर प्लान लॉन्च कब हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में, 1 अप्रैल 1951 में, एंड एंडेड ऑन 31 मार्च 1956। ठीक, क्या लिखा हुआ उसके बाद, इट वॉज डिजाइंड प्राइमरली टू सेट द देखिए, इट वॉज डिजाइन प्राइमरली टू सेट द डायल्यूटेड इकोनॉमी बैक इन ऑर्डर। ध्यान से सुनिए, हमारा जो इकोनॉमी था पहले कैसा इकोनॉमी था, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी पूरी तरह से क्या हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया ब्रिटिश रूल की वजह से। तो वापस से फिर से उस इकोनॉमी को बैक इन ऑर्डर, मतलब वापस पहले फॉर्म में, पहले की तरफ फिर से इकोनॉमी को हमको रिकंस्ट्रक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग इस 5 ईयर प्लान को डिजाइनिंग किया गया था ना। जैसे पहले एग्रीकल्चर, सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान बना था वो प्राइमरली एग्रीकल्चरल सेक्टर पे ही डिपेंड था, क्योंकि पहले सबसे पहले वर्किंग पॉपुलेशन को जनरेट कीजिए, कंट्री के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, तो मोस्ट ऑफ द वर्कर्स जो थे वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही डिपेंड थे। इसलिए पहला जो 5 ईयर प्लान आया था ना, वो प्राइमरली एग्रीकल्चरल सेक्टर, पूरी तरह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ पे से रिलेटेड था, एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्रोथ करना है। तो क्या याद रखना कि ये 5 ईयर प्लान को डिजाइन किया गया था इसी बेसिस पे, ताकि फिर से इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, इकोनॉमी को फिर से पहले की तरह ऑर्डर में ला सकते। ठीक, नेक्स्ट क्या है, लिखा हुआ था सेकंड 5 ईयर प्लान लास्टेड टिल 31 मार्च 19, हाँ ठीक है, सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो 1961 में खत्म हुआ। उसके बाद द थर्ड 5 ईयर प्लान वाज कंप्लीटेड ऑन, तो हम लोग देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान 9, यानी 3 कंटिन्यूअस 5 ईयर प्लान बना, उसमें कोई ब्रेक डाउन हुआ, थर्ड के बाद ब्रेक हुआ था। ठीक है, यहां लिखा हुआ अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द थर्ड प्लान पीरियड द इकोनॉमी हैड वॉर्स, फर्स्ट विद चाइना इन 1962 एंड देन विद पाकिस्तान 1965। बताए भी थे कि 1966 के बाद क्या हुआ कि इंडिया का वॉर हुआ 2 कंट्री के साथ, 1962 में चाइना के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ। हाँ, वो वॉर हम लोग जीत गए थे, 1965 पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था हम लोग जीत गए थे, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारा रिसोर्स जो था ना वो वॉर पे हमारा खर्च हो गया था, तो प्लान पे हम खर्च नहीं कर पाते, इसलिए प्रॉब्लम ये आया कि उसके बाद हमको ये 5 ईयर प्लान एस्टिमेट नहीं कर पाए, ईयरली प्लान बना, जिसके लिए हमको दूसरे कंट्री से लोन लेना पड़ा था। ठीक है, लिखा हुआ था कंट्री वाज फोर्स्ड टू डाइवर्ट मच ऑफ हर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर टू मोर अर्जेंट डिफेंस नीड्स। ठीक है, फिर लिखा हुआ वी वॉन 1965 और बट सम फॉरेन कंट्रीज हैड बीन हेल्पिंग अस विथ इकोनॉमिक एड फॉर प्लानिंग। इस प्लानिंग में बहुत सारा फॉरेन कंट्री हम लोग को हेल्प करता था, बहुत सारा फॉरेन कंट्रीज हम लोग को फंड मिल जाता था, जो बाद में मतलब रिफ्यूज कर दिया देने से। ठीक है, दिस देन सडनली स्टॉप द एड आवर, इसी वॉर की वजह से, इस वॉर की वजह से क्या हुआ ना कि जो जहां फॉरेन हेल्प हम लोग, फॉरेन से जो हेल्प हम लोग को आता था, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज इस प्लानिंग में फंड प्रोवाइड कर रहा था, वो चीज वो फिर स्टॉप हो गया वॉर की वजह से। तो फिर बोला आवर रिसोर्स पोजीशन बिकम अनक्लियर, वी वेयर देयरफॉर फोर्स्ड टू गिव अ प्लानिंग टाइम। तो याद क्या रखना, सुनिए कि पहला 5 ईयर प्लान कब आया सर, 1951 में, एंड कब हुआ 1956 में, सेकंड कब एंड हुआ 1956 था, फिर 61 में एंड हुआ, और लास्ट थर्ड 5 ईयर प्लान एंड कब हुआ, एंडिंग याद रहेगा
स्टार्टिंग फर्स्ट 5 ईयर प्लान का स्टार्टिंग याद रखिएगा, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च कब स्टार्ट कब हुआ 1951 में। प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ 1951 में, और प्लान पहला प्लान लॉन्च हुआ 1951 से, 1 अप्रैल 1951, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करता है, ठीक है। और थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद ब्रेकडाउन हुआ, 3 एनुअल प्लान बना, ठीक है। अब सुनिए, तो ये जो 3 साल का एनुअल प्लान बना था ना, उसको प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। 3 साल का जो एनुअल प्लान बना था उसको प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। 1966 से 1969 का जो प्लान बना था एनुअल प्लान, एनुअल मतलब एक साल का, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 60, ये 3 साल का जो एनुअल प्लान बना था उसको हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ देखिए, द 3 years beginning with 1st April 1966 and ending on 31st March 1969 are known as the periods of plan holiday। उसको हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। उसका लिखा हुआ ड्यूरिंग दिस पीरियड वी हैड 3 एनुअल प्लान, अभी बताएं कि हम लोग के पास 3 एनुअल प्लान था। फिर लिखा हुआ द 4th 5 year plan began on 1st April 1969 and lasted till 31st March। 4th प्लान कब बना, 1969 में, और जो 1974 में। फिर जो 5th प्लान बना जो 1974 में, जिस वॉच टू कंटिन्यू टिल, जिसको 1979 तक चलना था। फिर से अभी जैसे बताए थे 3 प्लान बना लगातार, 1951 से 56, 56 से 61, 66 से 61 से 66 तक 3 साल लगातार, कोई दिक्कत नहीं आया। उसके बाद वॉर की वजह से क्या हुआ, 3 साल का एनुअल प्लान बनाना पड़ा, 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69, ये 3 साल का एनुअल प्लान बना, जिसको हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। ये 3 साल का जो ब्रेकडाउन आया ना वॉर की वजह से, ये 3 साल का जो यानी कॉन्टिन्यूअस प्लान तो नहीं बन पाया कि 5 साल का लगातार जो पहले बन रहा था वैसा तो नहीं बन पाया, ब्रेक मतलब 3 एनुअल प्लान बना, जिसको प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। फिर 1969 से 1974 कोई दिक्कत नहीं आया, 74 से 79 तक कंटिन्यू होना था, बट 1975 में जो वॉर हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ कि 78 में ही तो खत्म करना पड़ा। देखिए लिखा हुआ है कंटिन्यू टिल 31st मार्च 1979 तक इसको जाना था, बट अगेन इट वाज टर्मिनेटेड ऑन 31st मार्च 1978, 1 year बिफोर द शेड्यूल टर्म, 1 साल पहले इसको 1979 में इसको खत्म होना था इस प्लान को, लेकिन 1978 में इसको हमको तोड़ना पड़ा, वो 1975 की वॉर की वजह से, ठीक है। लिखा हुआ द 6th 5 year प्लान बिगिनिंग ऑन 1st अप्रैल 1980 कवर्ड द 5 year, देखिए फिर वो हो गया 78 में, तो 78 के बाद फिर ब्रेक डाउन हुआ था, फिर 2 साल का एनुअल प्लान बना था, 78 से 79, 79 से 80, 2 साल का एनुअल प्लान बना, ठीक है। और उसके बाद फिर 80 से स्टार्ट हुआ, जो 5 year प्लान कवर्ड किया 85 तक। फिर 7th 5 year प्लान जो बिगेन एज शेड्यूल्ड एंड कवर्ड द पीरियड 1985, ठीक है, 3 साल लगातार बना। फिर ब्रेकडाउन आया, 3 साल का एनुअल प्लान बना, फिर 2 प्लान बना 1969 से 74, 1969 से 74, 74 से 79 तक जाना था, 78 में खत्म हो गया। और उसके बाद फिर 2 साल का एनुअल प्लान बना, पता चला 3 साल बना, फिर ब्रेकडाउन होने के बाद एनुअल प्लान 3 बना, फिर उसके बाद 2 बना, 2 तो सेकेंड वाला जो बना था वो 1 साल पहले ही खत्म करना पड़ा, और उसके बाद फिर 2 साल का एनुअल प्लान, फिर 1980 से 1990 तक कोई दिक्कत नहीं आया, 2 प्लान बना 1980 से 85 और 85 से 90, और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन आया, बीच में ये ब्रेकडाउन आता चला गया। लेकिन प्लान हॉलीडे पूछेगा, प्लान हॉलीडे किसको बोलते थे, आफ्टर 1969 द 3 एनुअल प्लान्स आर नोन एज प्लान हॉलीडे, जो 1969 को जो 3 साल का एनुअल प्लान बना था, ठीक है। देखिए फिर 8th प्लान जो था, 8th 5 year प्लान जो 1st अप्रैल 1992 में कवर द पीरियड ऑफ 1992 टू 1997, 92 से जो बनना स्टार्ट हुआ उसके बाद वो नहीं रुका, 92 से 97, 97 से वो कंटिन्यू होता चला गया, ठीक है। देखिए फिर लिखा हुआ था 9th 5 year प्लान कवर द पीरियड 1997 टू 2002, द 11th 5 year प्लान ऑन 2007, 12 एंड 12th 5 year प्लान ऑन टोटल। तो यानी बोलेंगे कि 5 year प्लान में टोटल कितने प्लान, अगर मान लीजिए एग्जाम आया कि टोटल प्लानिंग कमीशन कितने प्लान कवर किए, टोटल कितने 5 year प्लान बना, तो याद रखिएगा टोटल 5 year प्लान कितना बना था, 12, याद रखिएगा, ये सब 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 प्लानिंग कमीशन टोटल कितने प्लान बनाए, टोटल 12th 5 year प्लान बनाए थे, ठीक है। स्टार्ट कब हुआ था, 1st अप्रैल 1951 में, और बोलेंगे लास्ट प्लान कब एंड हुआ, तो 31st मार्च 2017, याद रखिएगा 2017 में लास्ट प्लान खत्म हुआ, ठीक है। इसका समरी याद रखना है, समरी में, ठीक है, वो ईयर आप याद कर लीजिएगा ना, प्लान एक ऑर्डर में कि पहला प्लान कब बना, फिर कब बना। जैसे देखिए यहाँ पे ऑर्डर में हम बता देते हैं, 5
ईयर प्लान। ठीक है, पहला प्लान कब बना सर? 1951 से 1956। ठीक है, फिर 1956 से 1961, फिर 1961 से 1966, ये 3 साल कंटिन्यू बना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एनुअल प्लान बना। एनुअल प्लान, एनुअल प्लान, एनुअल मतलब हर एक साल का प्लान। कब से? 1961 से 66, हाँ 1966 से 1969 तक 3 साल का एनुअल प्लान बना, मतलब ईयरली प्लान। 1966 से 67, फिर अगले साल फिर 1967 से 68, फिर 68 से 69, 3 साल का एनुअल प्लान बना। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ 1969 से 1974, और 1974 से इसको बनना था 1979 तक, लेकिन लास्टेड या फिर टर्मिनेटेड लिख देते ज्यादा अच्छा लगेगा, टर्मिनेटेड इन 1978, उसको 1978 में ही खत्म कर दिया गया। तो फिर ये 2 बना, पहले 3 बना प्लान। ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेक डाउन आया, फिर 2 प्लान बना, लेकिन सेकंड वाला जो था वो 1 साल पहले ही खत्म हो गया। फिर इसके बाद 2 एनुअल प्लान बना, 1978 से 1980, ये भी बना एनुअल प्लान। एनुअल बोला जाएगा तो मतलब 1 साल का प्लान बना। ठीक है, एनुअल प्लान बना। उसके बाद फिर 1980 से 1985, 1985 से 1990, फिर ये 2 प्लान बना। ठीक है, फिर ये 2 प्लान बना, तो लिख देते हैं 2 प्लान बन गया। इसके बाद फिर ब्रेकडाउन आया, एनुअल प्लान। एनुअल प्लान कब से कब तक बना? 1990 से 92 तक, 90 से 91, 91 से 92, और फिर 92 से जो स्टार्ट हुआ उसके बाद वो नहीं रुका। 1992 से 1997, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012, और 2012 से 2017, ये कंटिन्यू। और 2017 में ये टोटल समरी है 5 ईयर प्लान का, ऐसे बना। तो टोटल देखिए, तो अगर हम बोले 1990 से पहले कितना प्लान बना था, तो इधर 1 2 3 4 5 6 7, 1990 तक टोटल 7 प्लान बन चुका था। 1990 तक टोटल 7 5 ईयर प्लान बना, 7 5 ईयर प्लान बन चुका था। और उसी 1990 के बाद बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंज आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया, जो हम लोग अगला चैप्टर पढ़ना है एलपीजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस ये प्लान। ठीक है, और ये जो भी प्लान, तो ये हो गया हमारा समरी, ऐसे ब्रेकडाउन होता चला गया। उसके बाद फिर ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो अपना अगर याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर सारा 5 ईयर प्लान का। और स्टार्टिंग 1 अप्रैल, एंडिंग 31 मार्च, 1 अप्रैल 31 मार्च, कोई दिक्कत नहीं, इजीली याद हो जाएगा अगर याद करना चाहेंगे तो। अगर सारा 5 ईयर प्लान का डेटा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डेटा मतलब कि ईयर अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया हमारा 5 ईयर प्लान। चलिए आगे देखते हैं। अब उस 5 ईयर प्लान के बारे में डिटेल से थोड़ा जानते हैं कि पहला 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड था, सेकंड 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड था। ध्यान से सुनिएगा। यहां लिख देते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईच प्लान। हर एक जो प्लान बना था उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स था। ठीक है, देखिए क्या ऑब्जेक्टिव से लिखा हुआ, व्हेन द फर्स्ट प्लान वाज इनिशिएटेड द कंट्री वाज बैटलिंग सीवियर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। सही बात है, पहले ही बताए थे वहां ब्रिटिश जो रूल स्टार्ट हुआ था हमारे कंट्री में, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया था। टोटली हम उस पर डिपेंड थे। यूएसए से हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फूड ग्रेन्स। तो सबसे पहले था कि अपने कंट्री को इस सेल्फ सफिशिएंसी बनाना होगा फूड ग्रेन्स में। फूड ग्रेन्स के लिए हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड ना हो, वैसा करना होगा। ठीक है, तो इसलिए पहला जो प्लान था, अकॉर्डिंगली द फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। याद रखिएगा, पहला जो प्लान था, फर्स्ट प्लान किस पे डिपेंड था, टोटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे। ठीक है, फर्स्ट प्लान टोटली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे डिपेंड था। पहला प्लान जो था ना, पहला प्लान जो बना था उसका फोकस था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल को इंक्रीज करना। पहला 5 ईयर प्लान कैसे बना था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो। ठीक है,
उसके बाद क्या है, एंथियोस्टिक अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लान, जिसमें बहुत मतलब वो बहुत हैवी अचीवमेंट हम लोग को मिला था, क्योंकि उसी से ये ग्रीन रेवोल्यूशन का लॉन्च, ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च हुआ, जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्निक, फर्टिलाइजर्स और ये सब को यूज करने के लिए प्रमोट किया गया फार्मर्स को। मतलब अच्छा अचीवमेंट मिला, जितना हम टारगेट लिए थे उससे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। देखिए हम लोग यहाँ पे आपको दिखा भी देंगे टारगेट कितना लिए थे। तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ परसेंटेज, चलिए कोई बात नहीं। याद रखिएगा, तो पहला 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था सर, आता है एग्जाम में आता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 तक कम से कम याद रखना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्टिव। सबका नहीं पूछता, लेकिन कम से कम 3 तो पूछता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट। पहला 5 ईयर प्लान टोटली किस पे बेस्ड था, तो सर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे, उसको इंक्रीज करने पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, इंटरेस्टिंग अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट, उसमें बहुत हैवी अचीवमेंट हम लोग को मिला। उसके बाद आता है सेकंड में, अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट प्लान प्रमोटेड द प्लानर्स टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। देखिए अब एग्रीकल्चर सेक्टर का हम ग्रोथ कर दिए, अब हमको इंडस्ट्री पे ध्यान देना था। तो अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज टेकन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग द सेकंड प्लान। पहला प्लान एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए था, दूसरा प्लान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए था, इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए था, कि हमको इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, नया नया इंडस्ट्री सेटअप करना अपने कंट्री में, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज करना है। ठीक है, और उसी सेकंड 5 ईयर प्लान के समय हमारा ये बोकारो स्टील प्लांट हमारे कंट्री में आया। तो इस तरह से और भी बहुत सारा इंडस्ट्रीज का सेटअप हुआ हमारे कंट्री में। तो पहला प्लान फोकस किस पे किया, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, दूसरा प्लान किस पे फोकस किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था ना, वो टोटली बेस्ड था, एक इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस के बेस पे देखिए यहां पे है ये, देखिए ये है वो पर्सन, ये वो पर्सन है जिनका नाम है पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारे कंट्री के स्टैटिस्टिशियन थे भी, ठीक है, मैथमेटिशियन भी थे, स्टैटिस्टिशियन भी थे। ये सेकंड प्लान जो हमारे कंट्री में बनाना, वो टोटली इनके प्लान पे ही बेस है। यही प्लानिंग किए थे कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ करना, कैसे इंडस्ट्रियल, जो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल माना गया हमारे कंट्री के लिए, और इसीलिए इनको बोला जाता है नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। याद रखिएगा एग्जाम में आता है कि हु वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि हु वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इंडियन प्लानिंग का आर्किटेक्ट किन्हें बोला जाता है, आर्किटेक्ट क्या होता है, जो पूरा डिजाइनिंग करता है। तो सेकंड प्लान टोटली इन्हीं के प्लानिंग पे बेस्ड था। यही पूरे प्लान के थे कि सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए होगा, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे करना है, कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कैसे इंप्रूवमेंट करना है, ये टोटली इनके प्लान पे बेस्ड था। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग भी बोल सकते हैं, या आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, याद रखिएगा। और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 29 जून, और इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पे 29 जून को हर मतलब 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे, यानी 29 जून। स्टैटिस्टिक्स है ना, हम लोग पढ़े ना क्लास 11 में जो पढ़े थे स्टैटिस्टिक्स, वही नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल 29 जून को। तो याद क्या रखना है कि पहला प्लान था कि पहला प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था सर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। सेकंड प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल ग्रोथ। लेकिन सेकंड प्लान टोटली किनके मॉडल पे बेस्ड था, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पे। सेकंड प्लान यही पूरा मॉडलाइज किया, यही पूरा प्लानिंग किए थे, जो सक्सीड भी हुआ, बहुत ज्यादा हम लोग सक्सेसफुल हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। इसलिए इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। इनके मॉडल पे ही हमारा सेकंड प्लान बेस्ड है, ठीक है, जो कैसे बताए थे कि कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंप्रूवमेंट करना है, प्रोडक्शन करना है, वो ये बताए थे। ठीक है, चलिए तो दो प्लान के बारे में हम लोग जाने, पहला प्लान हम लोग क्या जाने कि पहला प्लान जो था वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे बेस्ड था। सेकंड प्लान जो था वो किस पे था, सेकंड प्लान हमारा बेस्ड था सर इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है सर,
थर्ड प्लान emphasize the need for self sufficiency in food grain production while the self sufficiency in food grain production. सेल्फ सफिशिएंसी मतलब जो हम यूएसए पे डिपेंड थे, यूएसए पे जैसे ठीक है पहला जो प्लान आया 5 ईयर प्लान वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए था, बहुत अच्छी बात है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुआ, मतलब उसमें वो सब जमींदारी सिस्टम और ये सब को तो खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी हम सेल्फ सफिशिएंट उस समय तक नहीं हुए थे। प्रोडक्टिविटी हुआ, प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे यूएसए से जो फूड ग्रेन्स हम इंपोर्ट करना पड़ता, राइस भी इंपोर्ट करना पड़ता, तो सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि फॉरेन डिपेंडेंस को खत्म करना, हम जो फॉरेनर पे डिपेंड है वो खत्म कर देना। तो थर्ड प्लान जब आया तो वही लॉन्च किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, उस टाइम आया 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो 1966 में 62 के बाद हाँ लॉन्च हुआ। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, फर्स्ट पहला प्लान जो बना था ना उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन टोटली लॉन्च नहीं हुआ था, उसके बारे में मतलब कुछ फार्मर्स उसको ये क्या बोल सकते हैं एक्सेप्ट किए थे, कुछ फार्मर्स जैसे पहले जनरली क्या होता था, लोग क्या ऑल टेक्निक का यूज करते थे प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में एडवांस टेक्निक यूज नहीं करते थे, फर्टिलाइजर्स का यूज के बारे में तो पता ही नहीं था लोगों को, महंगा भी होता था। तो वही थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ना, जिसके लिए गवर्नमेंट प्रमोट किया, लोगों को इनकरेज किया कि नहीं आप लोग ग्रीन रेवोल्यूशन मींस हायर टेक्निक यूज कीजिए, फर्टिलाइजर्स यूज कीजिए, हाइब्रिड सीड यूज कीजिए, ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और प्रोडक्शन इंक्रीज हो ताकि हम मेरा कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो। तो थर्ड प्लान टोटली इसी पे बेस्ड था, जहां गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करता था लोगों को, सब्सिडीज मींस फर्टिलाइजर्स और ये फर्टिलाइजर्स हो गया, एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटीज, बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया ताकि कंट्री ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके। तो थर्ड प्लान भी एग्रीकल्चरल पे सेक्टर पर डिपेंड था, टू बोल सकते हैं इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे, कैसे प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, कैसे हमारा इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट हो, ठीक है। और द फोर्थ प्लान फोकस्ड ऑन प्राइस स्टेबिलिटी, फोर्थ प्लान किस पे बेस्ड था, प्राइस स्टेबिलिटी पे एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यानी बोल सकते हैं फोर्थ प्लान जो था ना वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, जनरली बोल सकते हैं इंक्रीज मैन पावर का मतलब क्या, जो कि हम कैसे मैन पावर बढ़ा सकें, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएं। पहला प्लान एग्रीकल्चरल, सेकंड प्लान इंडस्ट्रियल, दो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्लान किस पे था, तीसरा प्लान था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, यानी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं। फोर्थ प्लान जो था वो प्राइस स्टेबिलिटी था, कैसे, यानी जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता, महंगाई जो बोलते हैं उसको स्टेबल करना था हमको, कमोडिटी का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाता था, उसको स्टेबल रखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, एलिवेशन का मतलब होता है रिमूवल, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन बोल सकते हैं, रिडक्शन। जो फिफ्थ प्लान था वो द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान, फिफ्थ प्लान और सिक्स्थ प्लान जो था ना वो किस पे डिपेंड था सर, वो पॉवर्टी से था, कि पॉवर्टी को खत्म करना है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना है, वो पॉवर्टी एलिवेशन पे, उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारा अलग अलग योजना निकालना शुरू किया, उस पॉवर्टी एलिवेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा योजना बनाया, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत सारा योजना जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है, अलग अलग योजना बनाना शुरू किया ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, पॉवर्टी खत्म हो, ठीक है। व्हाइल द सेवेंथ प्लान अगेन स्टेट्स द नीड फॉर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब टोटली बोला जाए तो फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टोटली किससे रिलेटेड था, पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट से। फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ प्लान जो था वो टोटली पॉवर्टी से और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था, कैसे पॉवर्टी को खत्म करना है, कैसे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद एट्थ प्लान रेनफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, एट्थ प्लान किससे रिलेटेड था, एट्थ प्लान रेनफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ताकि कोई भी लोग अनएम्प्लॉयड ना रहे, सब लोगों को किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11 में बीएसटी में, ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटर क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम नहीं कर रहा है, सेल्फ ऑनरशिप में हो, तो चाहे वो सेल्फ यानी लोगों को किसी ना किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट या किसी वेजेस के अंडर में काम कर रहा हो, यानी हमारा जो एट्थ प्लान जो था उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, कोई भी लोग अनएम्प्लॉयड न रहे, ठीक है। डिसाइड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन पे भी ध्यान दिया गया था। फिर उसके बाद ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, हाँ अब ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल पे भी ध्यान दिया गया, थोड़ा सा एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी पे भी ध्यान दिया गया, वो किसका प्लान था, नाइन्थ प्लान का। टेंथ प्लान स्टेट्स द नीड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, टेंथ प्लान किस पे, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब कि पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए,
प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिलना, बेटर क्वालिटी मतलब वही प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हो, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज हो, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, एजुकेशन के लिए स्कूल का फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, ये सब पे ध्यान दिया गया। कौन सा प्लान में? 10th प्लान पे। फिर पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट वेयर द फोकस एरियाज ऑफ 11th प्लान। 11th प्लान में फिर ये सब पे ध्यान दिया गया, पॉवर्टी रिडक्शन पे, जॉब क्रिएशन पे, फिर प्रोडक्शन। और 12th प्लान जो हमारा बना, जो लास्ट प्लान बना था, 12th प्लान स्ट्रेस्ड द नीड फॉर सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ। भाई मतलब मिला के बोला जाए तो सब चीज सब एक ही चीज पे फोकस कर रहा था कि कंट्री का वेलफेयर हो, कंट्री का ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉयमेंट बढ़े, पॉवर्टी रिड्यूस हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो वो इंप्रूव हो। ये टोटली 5 ईयर प्लान का मतलब ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, उस पर शॉर्ट में अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें, ऐसे अगर हम लोग लिखें, ऐसे लिख देते 5 ईयर प्लान। ठीक है, और यहां ऑब्जेक्टिव्स लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स रखा गया? तो पहला प्लान फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिर सेकंड, तो फर्स्ट ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था? फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था सर? फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे डिपेंड था? एग्रीकल्चरल पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड था। ठीक है, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान जो आया हमारा वो किस पे था? इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे था सर। ठीक है, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान जो आया, थर्ड 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड था सर? तो थर्ड 5 ईयर प्लान किससे रिलेटेड? देखिए, एग्रीकल्चर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, थर्ड सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन, फूड ग्रेन्स, मतलब बोल सकते हैं इसी टाइम आया था ग्रीन रेवोल्यूशन, पढ़ना हम लोगों को, ग्रीन रेवोल्यूशन। ये थर्ड प्लान का ऑब्जेक्टिव्स था। ठीक है, फिर फोर्थ प्लान का ऑब्जेक्टिव्स क्या रखा गया? देखिए, फोर्थ प्लान का ऑब्जेक्टिव्स क्या रखा गया था? while the fourth plan focus on price stability, price stability and fuller utilization of manpower। ठीक है, ये फोर्थ प्लान का ऑब्जेक्टिव रखा गया। फिर फिफ्थ प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव रखा गया सर? फिफ्थ प्लान एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्लान। फिफ्थ प्लान और सिक्स्थ प्लान दोनों का एक साथ रखा गया ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों का क्या रखा गया? पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन। पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब होता है पॉवर्टी रिडक्शन, एलिवेशन का मतलब रिडक्शन, रिड्यूस करना। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया? सेवेंथ प्लान गिव स्ट्रेस द नीड फॉर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेवेंथ प्लान किस पे था सर? फिफ्थ और सिक्स पॉवर्टी एलिवेशन था। सेवेंथ प्लान जो था वो इंप्लॉयमेंट ग्रेटर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ग्रेटर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये सेवेंथ प्लान था। एट्थ प्लान किससे रिलेटेड था सर? एट्थ प्लान किससे रिलेटेड था? देखिए, एट्थ प्लान रेनफोर्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल इंप्लॉयमेंट। ठीक है, एट्थ प्लान था किससे रिलेटेड? फुल इंप्लॉयमेंट, फुल इंप्लॉयमेंट एंड एजुकेशन पे, एजुकेशन। एट्थ प्लान जो था हमारा फुल इंप्लॉयमेंट से रिलेटेड था और एजुकेशन से रिलेटेड था। ठीक है, फिर नाइन्थ प्लान जो आया वो किससे रिलेटेड था सर? ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये भी प्राइस स्टेबिलिटी से रिलेटेड था।
और ज्यादा स्टेबल करना है, प्राइस स्टेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी नेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद 10th जो प्लान बना, 10th प्लान स्टेट द नीड फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर क्वालिटी ऑफ, तो बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलने का मतलब है कि सर उसमें एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड, जनरली हेल्थ और ये सब पे खर्च किया गया था। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी होना चाहिए सबके पास, रोड फैसिलिटी होना चाहिए, सब जगह रोड होना चाहिए, विलेज एरियाज में सब जगह, प्लस स्कूल का फैसिलिटी, स्कूल्स होना चाहिए, तो जो वो सर्व शिक्षा अभियान ये सब आया था ना। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज, प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटीज सबके पास होना चाहिए, ठीक है। 10th हो गया। 11th प्लान किससे रिलेटेड था सर? 11th प्लान जो था पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट वर द फोकस एरिया ऑफ 11th प्लान। इसमें था पॉवर्टी रिडक्शन, ठीक है, जॉब क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये 11th का था। और 12th का क्या था सर? जो लास्ट 5 ईयर प्लान हमारा जो बना 12th, वो क्या था? नीड फॉर सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ, बोल सकते हैं सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब बोल सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट विदाउट हैम्परिंग द फ्यूचर नीड्स। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आप डेवलपमेंट कीजिए, बिल्डिंग बन रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ऊंचा बिल्डिंग बन रहा है, या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट मीन्स जो भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, लेकिन वो फ्यूचर नीड्स को हैम्पर, ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट को हैम्पर कर, जैसे जो इतना सारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर का इंप्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है तो कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन उससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है। तो हमको इस तरह से ग्रोथ करना है जो सस्टेनेबल होना चाहिए, जो फेवरेबल होना चाहिए, जो इन्वायरमेंट को डैमेज ना कर रहा हो। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था 12th का, ठीक है। तो ये हमारा समरी हो गया। ये हमारा समरी हो गया। देखिए, पहला प्लान किस पे रिलेटेड था? एग्रीकल्चरल पे। सेकंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। तीसरा प्लान किससे था? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। फोर्थ प्लान किससे रिलेटेड था? प्राइस स्टेबिलिटी पे, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ प्लान जो आया, फिफ्थ और सिक्स्थ किससे रिलेटेड था? सर पॉवर्टी से। सेवेंथ प्लान किससे रिलेटेड था? ग्रेट इंप्लॉयमेंट को इंक्रीज करने पे। एट्थ प्लान जो था वो फुल एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे था। नाइन्थ प्लान प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे था। 10th प्लान बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। 11th जो था वो पॉवर्टी रिडक्शन और जॉब क्रिएशन पे था। इसमें से सारा याद करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप सारा याद कीजिए, कम से कम 2 याद रहना चाहिए, पहला और दूसरा। फर्स्ट प्लान किससे रिलेटेड था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे था। सेकंड प्लान किससे रिलेटेड था? इंडस्ट्रियल से। ये 2 कम से कम याद होना चाहिए। अगर सारा याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में सारा नहीं पूछता, सिर्फ 2 कम से कम पूछेगा कि फर्स्ट प्लान स्टार्ट कब हुआ था, फर्स्ट प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था, सेकंड प्लान स्टार्ट कब हुआ था, सेकंड प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या था। ये 2 एग्जाम में आता है, सब पूरा कंप्लीटली नहीं पूछा जाता, ठीक है। लेकिन अपना नॉलेज के लिए अपने याद रख सकते हैं, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और याद नहीं करते तो अभी बताते हैं, सेकंड प्लान हमारा जो बना था, सेकंड 5 ईयर प्लान, वो किसके मॉडल पे बेस्ड था? तो सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस के मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। इसको आप अपना जो पॉज कीजिएगा, वीडियो पॉज करके अपना लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये तो भी बताएं कि सेकंड जो 5 ईयर प्लान था हमारा किस पे बेस्ड था सर, पीसी महालनोबिस के मॉडल पे। तो नाम याद रखिएगा, 1 मार्क्स में पूछता है कि हु वाज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग बोला जाता है इनका। तो यहाँ पे देखिए लिखे भी हैं, द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन आइडियाज ऑफ प्रोफेसर महालनोबिस एंड ही मेड लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के बारे में पहला प्लान बना गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव की, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है, उसके लिए जो भी जमींदारी सिस्टम है और ये सब सिस्टम को खत्म करो। लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक मेन बोल सकते इशू था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे स्टार्ट करेंगे, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर था नहीं, कोई कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज था नहीं, तो उसका स्टार्टिंग कैसे करना है, कैसे उसका ग्रोथ करना है, वो पूरा का पूरा बेस था इन्हीं के मॉडल पे, इसी महालनोबिस के मॉडल पे। इसलिए इनको बोला जाता है आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। ठीक है, चलिए देखिए। तो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस की कि 5 ईयर प्लान हमारा जो स्टार्ट हुआ, 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1951 में, और जो टोटली 5 प्लानिंग कमीशन टोटल 12 5 ईयर प्लान बनाया, और 2017 में 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, उसको बंद कर, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया। और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के बाद लाया गया नीति आयोग। एक्चुअली हुआ क्या था सुनिए, ये नरेंद्र मोदी जब आए तो नरेंद्र मोदी आने के बाद ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे ला दिया नीति आयोग। नीति मतलब NITI, नीति आयोग, जिसमें नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा NITI, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति का फुल फॉर्म है। लिखा हुआ है जनवरी 1, 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटेड द नीति आयोग फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग आया रिप्लेस करने के बाद 1 जनवरी 2015 को। ये क्या करने लगा, ये 20 इयर्स का ऑब्जेक्टिव लेकर चलने लगा। ये एक्चुअली क्या था, 5 ईयर प्लान भी 20 इयर्स के प्लान पे बेस्ड था, लेकिन वो 5-5 साल का प्लान रेडी करता था। और 5 ईयर प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में डिफरेंस ये था कि प्लानिंग कमीशन में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटीज में इंक्लूड था, इसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब वो टॉप टू बॉटम अप्रोच था। प्लानिंग कमीशन का जो भी प्लानिंग होता था ना, वो सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करता था। जो सेंट्रल लेवल के जो मिनिस्टर्स हैं वो डिसाइड करते थे कि हमको क्या ग्रोथ करना है, ठीक है। लेकिन जब नीति आयोग आया तो एक्चुअली सिंपल सी बात है, पूरे कंट्री का ग्रोथ कब होगा, जब हर एक सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए, हर एक स्टेट का जब ग्रोथ होगा, और उस स्टेट के बारे में, स्टेट में किस चीज का ग्रोथ का जरूरत है, स्टेट में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, वो उस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनको अच्छी तरीके से पता होगा। तो जरूरी है कि उस स्टेट, हर स्टेट का बोल सकते हैं कि प्रपोजल या फिर हर स्टेट से जो फीडबैक है वो गवर्नमेंट तक पहुंचना चाहिए, तब तो गवर्नमेंट उसके अनुसार प्लानिंग करेगा। पर प्लानिंग कमीशन में ऐसा होता ही नहीं था, स्टेट का फीडबैक पहुंच ही नहीं पाता था गवर्नमेंट तक, क्योंकि वो पूरा का पूरा सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करता था उसमें जो भी प्लान, जो इश्यूज थे। तो उसी को रिप्लेस करके जब नीति आयोग आया तो इसमें हर एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स इसको मेंबर बना दिया गया, और हर एक मिनिस्टर इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना आइडियाज, अपना जो भी फीडबैक है, अपना इनोवेशन उसमें इंप्लीमेंट करते हैं, जिसके अनुसार वो प्लान करता है। तो ये नीति आयोग को, इसीलिए दोनों में मेन डिफरेंस क्या है प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम अप्रोच, टॉप टू बॉटम मतलब टॉप अथॉरिटी, जो हायर अथॉरिटी डिसाइड किया उसको इंप्लीमेंट किया जाता था, और लेकिन नीति आयोग बॉटम टू टॉप अप्रोच है। यह हर एक स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स वो अपना अपना आइडियाज, अपना अपना इनोवेशन, यहाँ सर इस तरह से ग्रोथ करना है, इस सेक्टर में इस चीज का डेवलपमेंट करना है, वो अपना आइडिया जिसमें रखते हैं, और उसके बेसिस पे ये प्लान, मतलब दोनों में ज्यादा, ये भी प्लानिंग कमीशन भी प्लान इंप्लीमेंट करते थे और नीति आयोग भी प्लान ही बनाता है। लेकिन डिफरेंस क्या आया कि उसमें डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन इसमें स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट है। यही दोनों में मेन डिफरेंस है। और ये 20 इयर्स का ऑब्जेक्टिव लेके चलता है और उसके अनुसार प्लान करता है। जैसे डिजिटल इंडिया आया, मेक इन इंडिया, सब इसी नीति आयोग का ही देना है। इसी नीति आयोग के बेसिस पे ये सारा जो भी मतलब जो भी नए नए प्लान सब जो इंडिया में लॉन्च हुआ वो नीति आयोग के द्वारा हुआ है, ताकि इंडिया का इंक्लूसिव हम, जैसे अभी जो नीति आयोग का 20 इयर्स ऑब्जेक्टिव रखा गया वो है पॉवर्टी एलिवेशन, कि 20 इयर्स के अंदर हमको कंट्री में क्या करना, कंट्री को पूरी तरह से पॉवर्टी खत्म करना। तो पॉवर्टी को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंप्लॉयमेंट होना चाहिए, लोगों के पास इंप्लॉयमेंट, एजुकेशन बढ़ना चाहिए। तो देखिए गवर्नमेंट उसको प्रमोट करा, लोगों का मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हमारे कंट्री में। जो मेक इन इंडिया एक्चुअली क्या है, मेक इन इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें अपने कंट्री के इन्वेस्टर्स को, जो फॉरेन कंट्री में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जो दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट, उनको ये अट्रैक्ट किया कि आप अपने कंट्री में ही इन्वेस्टमेंट कीजिए।
यहीं पे प्रोडक्शन कीजिए, वो मेक इन इंडिया है। उसी तरह फॉरेन कंट्रीज को भी प्रमोट किया जाता था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो मेक इन इंडिया स्कीम आया था। ठीक है, अभी देखिए तो क्या लिखा हुआ, जनवरी 1, 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूटेड द नीति आयोग। याद रखिएगा, नीति का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर इंडिया विथ द प्राइम, इसके भी चेयरमैन हुए जो प्लानिंग बोले तो प्लानिंग कमीशन ऑफ नीति आयोग सेम है, डिफरेंस क्या, नाम चेंज होकर क्या हो गया, प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव सेट करता था, ये 20 ईयर्स प्लान। वो टॉप टू बॉटम अप्रोच, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी इसमें सिर्फ इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व है। देखिए पढ़ेंगे आगे, विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरपर्सन टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन इनिशिएटेड इन 1950। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ, नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक, इसको थिंक टैंक बोला जाता है, जो गवर्नमेंट के लिए सोचने का काम करता है कि गवर्नमेंट की कैसे कंट्री का इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ठीक है, इसको थिंक टैंक भी बोलते हैं, थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट एम्स टू इन्वॉल्व द स्टेट्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, दैट एम्स टू इन्वॉल्व द स्टेट्स, इसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व है, इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। प्लानिंग कमीशन डायरेक्टली उसमें जो भी प्लान इनिशिएट किया जाता था वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था, वहां स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता था। लेकिन जब नीति आयोग आया तो स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंट आया, इसलिए इस नीति आयोग के जो मेंबर्स होते हैं वो सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, तो वो अपने अपने स्टेट्स का इश्यूज बताते हैं कि हाँ हमारे स्टेट्स में इस चीज़ का कमी, ये इशू जा रहा है, एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना है, तो उसके अनुसार वो अपना इशू बताते हैं, तो गवर्नमेंट उसके अनुसार उस स्टेट में वो डेवलपमेंटल प्लान इनिशिएट कर पाते हैं। ठीक है, द मेन डिफरेंस बिटवीन नीति आयोग एंड द प्लानिंग कमीशन इज दैट नीति आयोग विल बी प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय अडॉप्टिंग बॉटम। अच्छा, नीति आयोग का, नीति आयोग क्या है, प्लानिंग कमीशन, दैट नीति आयोग विल बी प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट बाय अडॉप्टिंग बॉटम अप अप्रोच थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स इन द लाइट ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव। मेन डिफरेंस दोनों में यही है कि जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच, यहां हर एक, मतलब सिंपल सा बात है, यहां हर एक सभी लोगों का बात सुना जाता है टॉप। और वो क्या था, प्लानिंग कमीशन सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी अपना बात रखता था, वो प्लानिंग करता था, उसके बेसिस पे सारे स्टेट्स में यह सब जगह इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन यहाँ हर एक स्टेट से फीडबैक लिया जाता है, हर एक स्टेट का बात सुना जाता है कि इस सबका आइडिया लिया जाता है, उसके बेसिस पे प्लानिंग होता है, यानी इसमें सारे स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है नीति आयोग में, यही दोनों में। और रियली में ज्यादा बेनिफिशियल यही होना चाहिए। आखिर सेंट्रल मतलब इंडिया का डेवलपमेंट होगा जब इंडिया के सेक्टर्स का डेवलपमेंट होगा, इंडिया में स्टेट्स का, सारे स्टेट्स का डेवलपमेंट हो, तो उस स्टेट्स के बारे में किस चीज का कमी है, किस चीज का ज्यादा डेवलपमेंट करना है, वो वहां के मिनिस्टर्स को ज्यादा अच्छा से पता होगा। इसलिए इसमें इन्वॉल्वमेंट हर एक स्टेट्स का रखा गया, जो बेटर आइडिया इनोवेट कर सकते हैं। ठीक है, और रेदर देन ट्रेडिशनल टॉप डाउन अप्रोच एज इन द प्लानिंग, जिसमें क्या था, टॉप डाउन अप्रोच मतलब सेंट्रल टू स्टेट, और ये बॉटम टू डाउन मतलब स्टेट टू सेंट्रल, हर एक स्टेट से आइडिया इंप्लीमेंट किया जाता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है नीति आयोग। तो याद रखना नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है सर, इसमें क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नीति आयोग का, तो नीति का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कब एस्टैब्लिश हुआ, 1 जनवरी 2015, और इसको रिप्लेस करने इसके जगह अगर मान लीजिए बोलेगा हुआ द चेयर मतलब हाँ हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर और प्लानिंग कमीशन के भी चेयरमैन हुए, मतलब सेम है दोनों, बस नाम चेंज हो गया, नीति आयोग आ गया। ठीक है, याद रहेगा, इसको अपना पढ़ लेना है। ठीक है, समझ में आया। 5 ईयर प्लान हम लोग आज क्या डिस्कस किया, 5 ईयर प्लान का हर एक 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखें कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, थर्ड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, वो हम लोगों ने देखा। फिर देखा कि 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करके नीति आयोग आया, नीति आयोग का क्या ऑब्जेक्टिव्स था वो हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे रखते हैं, फिर इसके बारे में नेक्स्ट हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5 ईयर प्लान, या कि 5 ईयर प्लान जो बनाया गया उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या रखा गया था, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।